नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे थे एसी और डीसी मापक यंत्र के बारे में, जो हमारा चौथा मॉड्यूल चल रहा था, है ना। इसमें हमने एसी और डीसी के जो मापक यंत्र है उसको हमने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलोस्कोप के नियंत्रण और कार्य, है ना। ऑसिलोस्कोप क्या होता है, इसके कंट्रोल क्या क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं, हम लोग उसके बारे में ऑसिलोस्कोप के नियंत्रण और कार्य क्या है उसके बारे में देखेंगे, है ना। पहला चीज ऑसिलोस्कोप होता क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं, है ना। ऑसिलोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम सिग्नल को क्या देखते हैं, क्या करते हैं, विजुअल फॉर्म में देखते हैं, है ना। जो भी हमारे सिग्नल होते हैं, चाहे एसी का सिग्नल हो गया, चाहे डीसी का सिग्नल हो गया, चाहे हमारा स्क्वायर वेव हो गया और चाहे तो हमारा ट्रेंगुलर वेव हो गया, है ना। इन सारे वेव को हम क्या करते हैं, ऑसिलोस्कोप के पैनल पर विजुअल फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका आकार कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है। इस तरह से हम जो भी हमारे कई सारे सिग्नल हैं इनको हम लोग इस पे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ऑसिलोस्कोप का मेन काम क्या है, सिग्नल को क्या करना, दिखाना, ठीक है। और सिग्नल को दिखाने के साथ साथ इसके पास क्या है, बहुत सारे कंट्रोल पैनल होते हैं, है ना। यानी इसके कई सारे नियंत्रण होते हैं और इसका फंक्शन होता है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर रूप से पूरा देखेंगे। पहला है इसमें हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में बोल रहा है एक सामान्य प्रयोजन के ऑसिलोस्कोप के मानक फ्रंट पैनल नियंत्रणों के अतिरिक्त कई नियंत्रण और कार्य जो माप को प्रदर्शित करते समय आवश्यक हैं, इस पास्ट में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है ना। तो जो भी हमारे क्या है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी क्या है, इसके पैनल पर कई सारे कंट्रोल होते हैं, है ना, जो माप को प्रदर्शित करते समय क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये परिचय बोला है। आगे बोला है कि साथ ही इस पाठ में ऑसिलोस्कोप का उपयोग करते समय कुछ सूचना पर भी चर्चा की गई है, उसको उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेन काम क्या है, इसके जो भी फ्रंट पैनल के जो कंट्रोल्स हैं, यानी इसके सामने में जो भी कंट्रोल होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और जो भी चीजें मापता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो इसके कंट्रोल होते हैं, है ना, कई सारे कंट्रोल होते हैं। इसमें पहला कंट्रोल हमारा क्या है, फोकस और इंटेंसिटी, है ना। फोकस और इंटेंसिटी क्या होता है, बोल रहा है कि जब पावर स्विच ऑन कर ऑसिलोस्कोप को चालू किया जाता है तो सबसे पहले ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर बीम ट्रेस प्राप्त करना होता है ना। मान लीजिए मेरा ऑसिलोस्कोप है, ये ऑसिलोस्कोप का क्या है, ये पूरा पैनल है ना। ये क्या हमारा स्क्रीन है इसका। जब भी हम क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं, किसको, ऑसिलोस्कोप को, तो इसके स्क्रीन पर क्या होता है, हमको एक बीम दिखाई देती है ना। क्या होती है, बीम दिखाई देती है। बेसिकली ये एक लाइट की बीम होती है या इलेक्ट्रॉन बीम इसको बोला जाता है। उसको क्या करना होता है, हमको ट्रेस करना होता है कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। आगे है फोकस और तीव्रता नियंत्रण के साथ तीक्ष्ण को कम करने वाले ट्रेस प्राप्त करने में मदद करते हैं, है ना। आगे बोला है कि जो भी हमारा कंट्रोल होता है फोकस और इंटेंसिटी वाला, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ट्रेस होता है ना, ये काफी मोटा होता है ना, या मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। इसके जो तीक्ष्ण होते हैं, जो इसकी इंटेंसिटी होती है, उसको हम लोग कम करके क्या कर सकते हैं, ट्रेस को प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेस का मतलब या इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे है कम तीव्रता न केवल डिस्प्ले को बहुत महीन ट्रेस पर केंद्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि ऑसिलोस्कोप के सीआरटी के जीवन काल को भी बढ़ाता है ना। बोला कि जो कम तीव्रता है, न केवल जो हमारी इंटेंसिटी को जो हम कंट्रोल करते हैं, तीव्रता को कम करते हैं, उससे क्या होता है, उससे बोला है कि ना केवल एक काम नहीं होता, उससे हमको महीन ट्रेस नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उससे क्या होता है, जो हमारी सीआरटी होती है उसके जीवन काल को भी हमारा क्या करता है, बढ़ाता है ना। क्या ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, हमारा सीआरटी होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कैथोड, CATHOD, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है ना, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का पूरा नाम है, ठीक है। तो सीआरटी के जीवन काल को भी क्या करता है, हमारा बढ़ाता है। आगे है ट्रेस की तीव्रता कभी इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि यह सीआरटी के स्क्रीन पर फॉस्फर कोटिंग के होल को क्या करे, जला दे, है ना। बोला कि जो भी हमारा ट्रेस है उसकी तीव्रता इतनी अधिक नहीं होना चाहिए कि जो हमारा सीआरटी स्क्रीन पर जो फॉस्फर की कोटिंग होती है उसको क्या करे, जला दे, है ना। ये हो गया हमारा फोकस और इंटेंसिटी। फोकस और इंटेंसिटी से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मिलता है उसको हम लोग ट्रेस करके अपना स्क्रीन पर क्या करते हैं, देखते हैं।
आगे क्या हमारा दृष्टि वैषम्य, इसको बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म, है ना, क्या बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म। बोला है कि कुछ ऑसिलोस्कोप में दृष्टि वैषम्य नियंत्रण होता है जिसे इतना समायोजित किया जाना चाहिए कि फोकस कंट्रोल ट्रेस के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भागों पर प्रभावी हो, है ना। दृष्टि वैषम्य से क्या होता है, किसी भी जो हमारा बीम होता है उसको हम कितना शार्प तरीके से देख पाते हैं, है ना, यानी हमको धुंधली नहीं दिखती है, एकदम क्लियर दिखती है, उसे क्या बोला जाता है, दृष्टि वैषम्य बोला जाता है। और बोल रहा है कि जो भी ट्रेस है उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है ना, सिग्नल कैसा भी चलता है, सिग्नल हमारा क्षैतिज में भी चलता है और ऊर्ध्वाधर में भी चलता है। तो बोल रहा जो दृष्टि वैषम्य का नियंत्रण है वो हमारा दोनों भागों पर होना चाहिए, ना कि एक भाग पर, बल्कि दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों भाग पर प्रभावी होना चाहिए। बोला कि साथ ही दृष्टि वैषम्य नियंत्रण को स्क्रीन पर प्रदर्शित संपादित तरंगों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए, है ना। जो भी हमारा दृष्टि वैषम्य नियंत्रण है वो स्क्रीन पर जो भी हमारे सिग्नल, हमारे जो तरंगे उस पर दिख रही हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, उसको समायोजित किया जाना चाहिए। तो दृष्टि वैषम्य कंट्रोल से हमको क्या होता है कि सिग्नल को हम क्या करते हैं, एकदम क्लियर देख पाते हैं, ना कि धुंधला, है ना, ये इसका काम है। आगे हमारा ट्रेस रोटेशन, क्या है ट्रेस रोटेशन, इसका उपयोग किसी भी इनपुट सिग्नल की अनुपस्थिति में बीम ट्रेस को पूरी तरीके से क्षैतिज बनाने के लिए किया जा सकता है ना। बोला कि मान लीजिए क्या है कि हमारे पास इनपुट सिग्नल की अनुपस्थिति है, तो जो भी हमारा बीम ट्रेस है उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्षैतिज बनाने के लिए क्या करते हैं, ट्रेस रोटेशन जो हमारा कंट्रोल होता है उसका उपयोग किया जाता है। आगे यह सामान्यतः एक ट्रिमर होता है जिसका समायोजन पेंच ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल या रियर पैनल पर देखा जा सकता है ना। ये क्या होता है, सामान्यतः एक ट्रिमर होता है जिसका समायोजन बोल रहा है कि ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल या रियर पैनल पर क्या होता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो ट्रेस रोटेशन होता है वो कहाँ पे मिलेगा, ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल पर मिलेगा, या तो कहाँ पे मिलेगा, हमारे रियर पैनल यानी उसको बैक साइड में मिलेगा। तो ये क्या करता है, इनपुट सिग्नल की अनुपस्थिति में जो भी हमारी ट्रेस होती है उसको पूरी तरीके से क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कर देता है। आगे हमारा बीम खोजना, है ना, बीम फाइंड। इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि प्रायः हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमने ऑसिलोस्कोप को ऑन कर दिया है, तीव्रता स्तर को बढ़ा दिया है, ऑटो स्वीप मोड का चयन किया है और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण को समायोजित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बीम ट्रेस को देखने में सक्षम नहीं है ना। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, ऑसिलोस्कोप को ऑन कर दिया है, ठीक है, और इस इंटेंसिटी कंट्रोल जो हमारा स्विच होता है उससे हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, और स्वीप मोड का क्या, ऑटो स्वीप मोड का क्या किया है, हमने चयन किया है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति का जो कंट्रोल है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हम ट्रेस या जो हमारा बीम है उसको नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या है, जो हमारा बीम फाइंड कंट्रोल होता है वो क्या करता है, बीम फाइंड कंट्रोल का उपयोग बीम का पता लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, है ना। मान लीजिए हमारा पैनल जो है वो पैनल क्या होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीम कहीं और चली गई है, ठीक है, यहाँ ना होने के बजाय कहीं और चली गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, उसके पोजीशन को हम लोग सेट कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है, कहीं हो गया है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, बीम फाइंड कंट्रोल का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। बोला कि इस बटन को दबाने से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण की सीमा क्या होती है, संकुचित हो जाती है और परिणाम स्क्रीन पर कहीं एक बिंदु पर होता है ना। इस बटन को हम लोग दबाने से क्या होता है कि जो भी हमारे तरंगे होती हैं, जो हमारी तरंग क्या हो गई है, खो गई है। मान लीजिए ये सिग्नल बड़ा सा है ना, वो इतना बड़ा हो गया है कि पूरा खो गया है पार करके, है ना, नहीं दिख रहा है। तो क्या करेगा, इसको दबाने से क्या होता है, जो तरंग का हमारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होती है स्थिति होती है उसकी सीमा को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, सिग्नल हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है। आगे बोल रहा है, बटन को दबाए रखते हुए बिंदु को अपने ऑसिलोस्कोप स्क्रीन के केंद्र में लाने के लिए दो स्थिति नियंत्रणों को समायोजित करें, है ना। बटन को छोड़ दें और आपको स्क्रीन के ठीक मध्य में ट्रेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे है कि बटन को दबाए रखते हुए, है ना, बिंदु को अपने ऑसिलोस्कोप के जो स्क्रीन का जो सेंटर है उसमें लाने के लिए जो हमारे जो पोजीशन है उसको क्या करना है, समायोजित करना है ना। इसको दबा के, जैसे वर्टिकल पोजीशन होता है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, उसको दोनों को क्या करना है, समायोजित करना है, और ट्रेस आपको कहाँ पे मिलेगा,
उसको लाके हमको ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन का जो सेंटर है वहां पे रख देना और बटन को छोड़ देना है। फिर क्या होगा, जो हमारी ट्रेस होगी वो आपको स्क्रीन के ठीक मध्य में क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये काम होता है हमारा बीम फाइंड कंट्रोल बटन का, है ना। इससे क्या करते हैं हम, सिग्नल को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वो अगर कहीं पैनल में खो गया है अंदर में। तो आगे है हमारा क्षैतिज और लंबवत स्थिति, है ना। इसका क्या काम है उसको हम लोग देखते हैं। बोला कि क्षैतिज स्थिति और लंबवत स्थिति का उपयोग क्रमशः क्षैतिज और लंबवत रूप से ट्रेस को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ना। इस पोजीशन, इस कंट्रोल बटन का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो भी हमारा ट्रेस है उसको क्षैतिज या लंबवत रूप से अगर क्या करना है, हमको स्थानांतरित करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे सामान्यतया डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप में सामान्यतया एक सामान्य क्षैतिज स्थिति नियंत्रण होता है ना। जो हमारा डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप होता है, यानी जिसमें दो ट्रेस आते हैं या दो इलेक्ट्रॉन बीम आती है, उसमें क्या होता है, एक क्षैतिज कंट्रोल बटन होता है या कंट्रोल होता है हमारे पास स्विच। आगे बोल रहा है स्थिति नियंत्रण दो ट्रेस के साथ एक क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित करता है ना। तो बोल रहा है कि क्या है, जो भी हमारा ये क्षैतिज कंट्रोल वाला है वो क्या करता है, दोनों ट्रेस को एक साथ ही क्या करेगा, क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित करता है। यद्यपि दो चैनलों के लिए दो अलग अलग लंबवत नियंत्रण होते हैं। अगर हमारा डुअल ट्रेस का ऑसिलोस्कोप है तो उसके लिए क्या है, दो चैनल के लिए हमारा दो अलग अलग क्या होगा, वर्टिकल स्थिति नियंत्रण, यानी वर्टिकल पोजीशन कंट्रोल हमारा क्या होगा, दो होगा, लेकिन क्षैतिज वाला क्या होगा, एक होगा। किसमें, जो हमारा होता है डुअल ट्रेस वाला ऑसिलोस्कोप। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज और लंबवत पोजीशन, यानी जो भी हमारा ट्रेस है उसका क्षैतिज पोजीशन क्या होगा, उसका वर्टिकल पोजीशन क्या होगा, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षैतिज और वर्टिकल पोजीशन कंट्रोल बटन का। आगे हमारा कैलिब्रेशन, है ना। कैलिब्रेशन क्या बोला है, सभी ऑसिलोस्कोप में कैल आउटपुट होता है। अंशांकन संकेतों का आयाम और आवृत्ति आउटपुट के किनारे फ्रंट पैनल में प्रदर्शित की जाती है ना। जो भी हमारा सिग्नल है, जो भी हमारा अंशांकन संकेत है, उसके आयाम को और उसकी आवृत्ति को क्या किया जाता है, जो हमारा पैनल होता है, पैनल के आउटपुट पर फ्रंट पैनल पर कहीं पर क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे है अंशांकन संकेत का उपयोग ऑसिलोस्कोप के आयाम और समय आधार अंशांकन की जांच के लिए किया जाता है ना। तो जो भी हमारा अंशांकन संकेत होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑसिलोस्कोप के जो हमारे आयाम होते हैं और समय के आधार पर उसका कैलिब्रेशन की जांच करने के लिए किया जाता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हो गया हमारा कैलिब्रेशन। आगे हमारा बैंडविड्थ लिमिट, है ना। बैंडविड्थ लिमिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बोला कि कई उच्च संवेदनशीलता उच्च बैंडविड्थ ऑसिलोस्कोप में बैंडविड्थ सीमा नियंत्रण होता है ना। मान लीजिए कोई ऑसिलोस्कोप ऐसा है जिसका क्या है, उसकी जो बैंडविड्थ की संवेदनशीलता है वो क्या है, उच्च है, यानी उसकी संवेदनशीलता और उसका जो उच्च बैंडविड्थ होता है वो क्या करता है, बैंडविड्थ सीमा नियंत्रण होता है। यानी ऐसे ऑसिलोस्कोप जिसमें क्या है, यानी उच्च बैंडविड्थ को ग्रहण करने की क्षमता है, उसके पास क्या होता है, हमारा बैंडविड्थ सीमा कंट्रोल या सीमा नियंत्रण, बैंडविड्थ सीमा नियंत्रण होता है। बोला यद्यपि उच्च बैंडविड्थ क्षमता आपको उच्च आवृत्ति संकेतों को ग्रहण करने और अवांछित उच्च आवृत्ति शोर को भी क्रीप करने की सुविधा देती है ना। जो हमारी उच्च आवृत्ति जो उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाले ऑसिलोस्कोप होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी उच्च आवृत्ति के जो संकेत होते हैं, जो सिग्नल दिया जाता है, उसको ग्रहण करने की उसमें क्षमता होती है। और जो अवांछित उच्च आवृत्ति के नॉइस होते हैं, शोर होते हैं, जो सिग्नल में आ जाते हैं, उसको क्रीप करने या काटने की भी क्या होती है, सुविधा देती है। आगे बोला है यह विशेष रूप से पहचानना दुष्कर हो जाता है जब हम मध्यम आवृत्ति के बहुत निम्न स्तर के सिग्नल देख रहे होते हैं, है ना। मान लीजिए इससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत मध्यम आवृत्ति या निम्न आवृत्ति के सिग्नल को देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे नॉइस होते हैं, जो अवांछित सिग्नल होते हैं, उसको पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आगे स्कोप की उच्च बैंडविड्थ क्षमता के कारण वांछित सिग्नल को अक्सर बहुत सारे हैश के साथ देखा जा सकता है ना। अगर स्कोप की क्या है, उच्च बैंडविड्थ क्षमता है ना, तो अगर मान लीजिए उसमें हमने क्या किया, निम्न आवृत्ति या निम्न बैंडविड्थ के सिग्नल को दे दिया, तो क्या होता है, उस सिग्नल के साथ हमको बहुत सारे क्या होते हैं, अवांछित सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंडविड्थ लिमिट, है ना। आगे है हमारा वोल्ट या टाइम डिवीजन, है ना, वोल्ट पर डिवीजन या टाइम डिवीजन कंट्रोल, है ना। ऑसिलोस्कोप का पैनल जब देखिएगा तो उसमें क्या होगा, वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन आपको मिलेगा। बोला कि वोल्ट पर डिवीजन
या टाइम पर डिवीजन ऐसे नियंत्रण हैं जिन्हें संकेतों को देखने और उनका विश्लेषण करते समय लगातार समायोजन की आवश्यकता होती है ना। वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन से क्या करते हैं, जब भी हम सिग्नल को देख रहे होते हैं तो इनको हम लोग कंटिन्यूअस या लगातार क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, यानी इनको सेट करते रहते हैं ताकि हमको सिग्नल क्या हो, अच्छे से दिखाई दे। आगे है, जबकि पहले वाला ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता का चयन करता है और देखे जाने वाले सिग्नल के आयाम के अनुसार सेट किया जाता है। पहले वाला यानी वोल्ट पर डिवीजन है ना, वोल्ट पर डिवीजन जो होता है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता का चयन करता है, यानी वर्टिकल रूप से क्या करेगा, चयन करेगा किसी भी सिग्नल का, उसकी संवेदनशीलता को, और देखे जाने वाले सिग्नल के आयाम के अनुसार सेट किया जाता है ना। उसका जैसा एम्पलीट्यूड रखना है उसी हिसाब से क्या करना है हमको, वोल्ट पर डिवीजन को क्या करना है, सेट करना है। आगे है बाद वाला यानी टाइम पर डिवीजन है ना। टाइम पर डिवीजन जो बाद वाला है स्वीप गति को सेट करता है और इसकी सेटिंग सिग्नल आवृत्ति द्वारा नियंत्रित होती है ना। तो जो हमारा टाइम डिवीजन है वो जो हमारा स्वीप है, यानी जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है, उसकी स्पीड या उसकी गति को क्या करता है, कंट्रोल करता है या गति को सेट करता है, और इसकी सेटिंग जो है सिग्नल आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है ना। जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी द्वारा क्या होता है, इसकी सेटिंग को निर्धारित किया जाता है। आगे है, इन दोनों नियंत्रणों में एक चयनकर्ता स्विच सेटिंग और एक फाइन नियंत्रण है ना। तो इसमें क्या है, एक क्या है स्विच सेटिंग है और दूसरा क्या है हमारा फाइन सेटिंग, फाइन नियंत्रण है। आगे दोनों ही स्थितियों में फाइन एडजस्टमेंट कंट्रोल के लिए कैलिब्रेट स्थिति में रखा जाना चाहिए, है ना। तो क्या है, दोनों भी स्थितियों में क्या है, फाइन एडजस्टमेंट कंट्रोल को कैलिब्रेट की स्थिति में क्या होना चाहिए, रखा होना चाहिए। तो मेरा क्या है, टाइम पर डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन का काम क्या है। टाइम पर डिवीजन का काम है, वोल्ट पर डिवीजन का काम है जो भी सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को क्या करना, मैनेज करना या कंट्रोल करना। और जो हमारा टाइम पर डिवीजन है वो क्या करता है, जो भी हमारी स्वीप है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है, उसकी स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आगे हमारा इनपुट कपलिंग है ना, इनपुट युग्मन, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है युग्मन चयन करता एसी और डीसी, एसी या डीसी युग्मन और ग्राउंड चयन के लिए 3 वे स्विच होता है ना। तो मान लीजिए चयन करता है कपलिंग के लिए, क्या करता है, 3 प्रकार का चयन कर सकता है, एसी युग्मन या डीसी युग्मन या ग्राउंड, है ना। 3 का चयन कर सकता है। बोला है डीसी कपलिंग में इनपुट सिग्नल सीधे प्रवर्धक में फीड किया जाता है, जबकि एसी कपलिंग इनपुट सिग्नल के डीसी घटक को ब्लॉक करने में सक्षम बनाता है। हाँ, तो हमारा जो डीसी कपलिंग होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एम्पलीफायर को दे देते हैं। लेकिन जब हमारा एसी कपलिंग की बात आती है, इसमें इनपुट सिग्नल के क्या किया जाता है, मान लीजिए इनपुट सिग्नल में कोई डीसी घटक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक करने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। और सिग्नल के केवल एसी घटक को ही वाई प्रवर्धक जो होता है उसके पास हमको यानी सिग्नल को क्या करता है, देता है या पास करता है। आगे ग्राउंड पोजीशन में एम्पलीफायर का इनपुट ग्राउंडेड होता है ना। ग्राउंड पोजीशन में क्या होता है, जो भी हमारा एम्पलीफायर है उसका इनपुट क्या होता है, हमारा ग्राउंड होता है। आगे है ये सुनिश्चित इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनपुट सिग्नल ग्राउंड की स्थिति में नहीं है और ऑसिलोस्कोप में केवल वाई एम्पलीफायर का इनपुट बिंदु क्या है, होता है, ग्राउंडेड होता है ना। इसलिए क्या है, ये सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो क्या है, ग्राउंड की स्थिति में नहीं है, और ऑसिलोस्कोप में केवल वाई एम्पलीफायर का इनपुट क्या होना चाहिए, ग्राउंड बिंदु, इनपुट बिंदु क्या होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट कपलिंग। आगे हमारा इनपुट प्रतिबाधा या इनपुट इम्पीडेंस, ये क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला यह वाई इनपुट बिंदु पर प्रतिबाधा है जो आमतौर पर 25 पिकोफैरेड से 1 संट मेगा ओम संट मेगा ओम के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है ना। तो जो ये हमारा प्रतिबाधा होता है वाई इनपुट बिंदु पर, वो कैसे 25 पिकोफैरेड और संट में या समानांतर में 1 मेगा ओम के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ये वास्तव में वाई इनपुट में प्रभावी प्रतिरोध और धारिता है ना। वाई इनपुट के अंदर में क्या होता है, ये प्रतिरोध और धारिता का मान होता है। बोला कि सभी ऑसिलोस्कोप में 1 मेगा ओम का एक मानक इनपुट प्रतिबाधा होता है जो लगभग 25 पिकोफैरेड के समानांतर होता है ना। तो जो हमारे मैक्सिमम ऑसिलोस्कोप होते हैं उसमें क्या है, जो भी उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो 1 मेगा ओम का मानक क्या होता है ना। इनपुट इम्पीडेंस का जो मानक होता है, इनपुट प्रतिबाधा का जो मानक होता है वो 1 मेगा ओम के बराबर होता है, जो लगभग
क्या होता है 25 पिकोफैरेड के समानांतर में होता है। ये हो गया हमारा इनपुट प्रतिबाधा। आगे हम लोग देखते हैं अधिकतम इनपुट वोल्टेज, है ना। ये क्या होता है, बोल रहे हैं ये अधिकतम वोल्टेज है जिसे ऑसिलोस्कोप के वाई इनपुट पर सुरक्षित रूप से आरोपित किया जाता है ना। ऐसा वोल्टेज जिसको हम सुरक्षित रूप से ऑसिलोस्कोप के वाई इनपुट पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अधिकतम इनपुट वोल्टेज बोला जाता है। उदाहरण के लिए अधिकतम इनपुट वोल्टेज को 400 वोल्ट डीसी प्लस पीक एसी निर्दिष्ट करने वाले मॉडल का अर्थ है कि इनपुट के लिए सिग्नल का वोल्टेज 400 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकता है। मान लीजिए ऐसा क्या है, मानक अगर मॉडल निर्दिष्ट किया गया है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा ऑसिलोस्कोप में जो भी इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज देना है वो 400 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें एसी वोल्टेज और सिग्नल के पीक एसी वोल्टेज दोनों शामिल है ना। यानी एसी डीसी मिलाकर कितना टोटल होना चाहिए हमारा, 400 वोल्ट हमारा इसको देना चाहिए, यानी इसका क्या है, ये अधिकतम इनपुट वोल्टेज होता है। आगे हमारा, है ना, आगे क्या है, ऊर्ध्वाधर ऑपरेटिंग मोड और प्रासंगिक कंट्रोल, है ना, वर्टिकल ऑपरेटिंग मोड्स एंड रिलेवेंट कंट्रोल। बोल रहा है कि डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप में दो ऊर्ध्वाधर इनपुट चैनल CH1 और CH2 नामित है ना। तो जो हमारा डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप होता है जिसमें दो ट्रेस जाते हैं, उसमें क्या होता है, दो चैनल हमारे नामित होते हैं जिसका नाम होता है CH1 और CH2। तो उपलब्ध ऊर्ध्वाधर ऑपरेटिंग मोड प्रायः CH1, है ना, CH2, ALT, चोप या CH1 प्लस CH2 शामिल है। तो जो हमारे जो ऊर्ध्वाधर जो हमारे वर्टिकल ऑपरेटिंग मोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, CH1 होता है, CH2 होता है, ALT या वैकल्पिक होता है, या चोप्ड होता है ना, और एक होता है CH1 प्लस CH2। इस तरह के क्या होते हैं, इसमें ऑपरेटिंग मोड होते हैं जो वर्टिकल रूप से ट्रेस को देते हैं। बोला कि CH1 मोड चयन का तात्पर्य है कि बीम चैनल 1 ऊर्ध्वाधर इनपुट पर आरोपित तरंग को प्रत्येक समय स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे, है ना। अगर क्या किया हमने, मान लीजिए CH1 मोड को चयन किया है, तो हमारा जो भी बीम होगा वो चैनल 1 की ऊर्ध्वाधर इनपुट पर क्या होगा, लगातार आरोपित होगा, यानी उस पर आरोपित किया जाएगा और वो हमारा स्क्रीन पर लगातार क्या होगा, प्रदर्शित होगा, या प्रत्येक समय। आगे है चयनित CH1 प्लस CH2 मोड के साथ क्या होता है। मान लीजिए हमने क्या चयन किया कि CH1 प्लस CH2 दोनों को चयन किया है एक साथ में ही, तो बोला है कि स्क्रीन पर प्रत्येक स्वीप चैनल 2 वर्टिकल इनपुट वेव फॉर्म को ट्रेस करता है ना। तो जो स्क्रीन होता है वो हमारा क्या करता है, दो वर्टिकल वेव फॉर्म को क्या करता है, ट्रेस करता है, यानी दो हमारे क्या होंगे उसमें वेव फॉर्म या तरंगे क्या होंगी, दिखेंगी स्क्रीन पर। बोला कि जब CH1 प्लस CH2 मोड या एडीडी, इसको एडीडी मोड भी कहा जाता है, या एड मोड का चयन किया जाता है, तो हम स्क्रीन पर जो देखते हैं वह समय के एक फंक्शन के रूप में CH1 और CH2 सिग्नल का योग होता है ना। तो CH1 प्लस CH2 जब मोड हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, तो जो सिग्नल पर हमको दिखाई देता है तरंग, वो क्या होता है, जो हमारा CH1 और CH2 सिग्नल का क्या होता है, वो योग होता है। इसलिए वो क्या होता है, दोनों सिग्नल का योग होकर हमको दो क्या होता है, सिग्नल उसमें दिखाई देता है वर्टिकल रूप से। आगे है वैकल्पिक या चोप्ड मोड को तब चुने जाते हैं जब हम एक साथ दो अलग अलग सिग्नल को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए दो सिग्नल को अलग अलग हमको क्या करना है, एक स्क्रीन पर प्रदर्शित कराना है, तो हम ALT मोड या चोप मोड का चयन करते हैं। ये है हमारा ऊर्ध्वाधर ऑपरेटिंग मोड, और जो उसका रिलेवेंट कंट्रोल होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे हमारा वैकल्पिक मोड, वैकल्पिक या चोप्ड मोड जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। बोला ALT, है ना, अल्टरनेट या चोप मोड दो अलग अलग स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं, है ना, या दो अलग अलग स्थिति में क्या करना, इसका उपयोग किया जाता है। आगे ALT मोड में चैनल CH1 और CH2 सिग्नल को एकांतर स्वीप पर ट्रेस किया जाता है, अर्थात यदि nth स्वीप CH1 सिग्नल को ट्रेस करता है तो n+1 जो स्वीप होगा वो सिग्नल 2 को ट्रेस करेगा, है ना, या CH2 को ट्रेस करता है। फिर अगला क्या होगा, हमारा CH1 आएगा, और इस ट्रेस की प्रक्रिया क्या होती है, जारी रहती है ना। तो जो हमारा ALT मोड होता है, यानी वो सिग्नल को जो ट्रेस होता है हमारा उसको क्या करता है, अल्टरनेट रूप से दिखाता है, यानी एक बार CH1 वाले सिग्नल को दिखाएगा तो एक बार क्या करेगा, CH2 वाले सिग्नल को दिखाता है। तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेट या चोप मोड कहलाता है ना। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ट्रेस होता है, जो भी हमारा सिग्नल होता है, क्या होता है, अल्टरनेट होकर एक के बाद एक इस रूप से क्या होता है, हमारा दिखाई देता है।
आगे हमारा LF रिजेक्शन है ना। LF रिजेक्शन का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। जो लो फ्रीक्वेंसी की होती है वो क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। इसमें क्या है, बोला है कि ये ट्रिगर सिग्नल को ट्रिगर परिपथ के साथ युग्मित करने की एक विधि है ना। इसमें क्या है, ट्रिगर सिग्नल को क्या करना है, ट्रिगर जो हमारा परिपथ होता है उसके साथ क्या करना किया जाता है, युग्मित करने की एक क्या होती है, विधि होती है। बोला ट्रिगर सिग्नल को हाई पास फिल्टर के माध्यम से ट्रिगर परिपथ को फीड किया जाता है जहां कम आवृत्ति घटक समाप्त हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा ट्रिगर सिग्नल है उसको क्या करेंगे हम लोग, हाई पास फिल्टर के माध्यम से क्या करते हैं, गुजारते हैं और ट्रिगर परिपथ में क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसमें देते हैं। जहां पर क्या होता है, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जो लो फ्रीक्वेंसी घटक होते हैं यानी जो नॉइस होता है हमारा वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। केवल हाई फिल्टर वाला जो है वो हमारा हाई जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है वही केवल आगे जाता है। आगे इस प्रकार ट्रिगरिंग केवल उच्च आवृत्ति घटक द्वारा ही प्रभावित होता है। यानी जो ये ट्रिगरिंग होती है वो केवल उच्च आवृत्ति के जो घटक होते हैं उसके द्वारा ही प्रभावित होते हैं। आगे जब ट्रिगर सिग्नल में कम आवृत्ति शोर होता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है ताकि ट्रिगरिंग को स्थापित किया जा सके, है ना। तो क्या है कि ट्रिगर सिग्नल में अगर कोई नॉइस है, कोई शोर है, कोई अदर कोई सिग्नल है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हटाने के लिए LF रिजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है हमारा वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है और केवल हाई फ्रीक्वेंसी का जो मेन ट्रेस होता है, मेन जो इन्फॉर्मेशन जो मेन सिग्नल होता है वो क्या होता है, आगे जाता है। इस तरीके से हमारा दूसरा होता है HF रिजेक्शन। ये क्या है हमारा, HF रिजेक्शन है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। बोला है इस पद्धति में ट्रिगर सिग्नल को एक लो पास फिल्टर के माध्यम से फीड किया जाता है जहां उच्च आवृत्ति घटक समाप्त हो जाते हैं। ट्रिगरिंग केवल कम आवृत्ति वाले घटक के द्वारा ही प्रभावित होता है ना। तो जो HF रिजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी बोल रहा है कि जो ट्रिगर सिग्नल है उसको हम लोग लो पास फिल्टर के माध्यम से ट्रिगर सर्किट में क्या करते हैं, हम लोग फीड करते हैं जहां क्या होता है, जो उच्च आवृत्ति का घटक होता है वो समाप्त हो जाता है और जो ट्रिगरिंग होती है वो क्या है, केवल कम आवृत्ति वाले घटक के द्वारा ही क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये हो गया हमारा HF रिजेक्शन। ठीक है।